बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स को यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल फ्यूचर स्कॉलर्स के ऊपर खुश आमदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिस टॉपिक का नाम है डेप्रीसिएशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 है आईकम पार्ट 2 की बुक से। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बुक का नाम है। सुहेल अफजल एंड आरफ चौधरी इसके राइटर हैं। प्यारे बच्चों, ये जो डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5 है इस बुक से, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर में से पेपर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, और इस चैप्टर में से कम से कम 2 डेफिनेशन या 2 एमसीक्यूज भी पेपर में आते हैं। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर में से कम से कम 25 मार्क्स का पेपर बोर्ड में लाजमी आना है। बेटा जी, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पे आती है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स कितने हैं, और हम डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। फिर हम एक इसका क्वेश्चन भी करेंगे कि इसकी मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से एक ही गुजारिश है कि जो लोग या जो स्टूडेंट चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। बेटा जी, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का बेटा उर्दू में मीनिंग है फरसूदगी। अब ये फरसूदगी क्या है? डेप्रिसिएशन का उर्दू मीनिंग है फरसूदगी। इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन ये है, द ग्रेजुअल डिक्रीज in the value of an fixed asset due to use in business, that is called depreciation। बेटा, ये डेप्रिसिएशन की हमने डेफिनेशन लिखी कि डेप्रिसिएशन क्या है? द ग्रेजुअल डिक्रीज। ग्रेजुअल डिक्रीज का बेटा मीनिंग क्या है? हमने इसको साइड डेफिनेशन को मीनिंग के साथ देखना है। द ग्रेजुअल डिक्रीज का मीनिंग क्या है? ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कमी। कि आहिस्ता आहिस्ता कमी होती है। किस में कमी होती है? इन द वैल्यू, रकम में, रुपए पैसे में। किसकी वैल्यू में? फिक्स्ड एसेट्स की। क्यों होती है? ड्यू टू, क्यों होती है? यूज इन बिजनेस, कारोबार में इस्तेमाल करने की वजह से। The gradual decrease in the value of an fixed asset due to use in business, that is called depreciation। depreciation क्या है? कि फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें कमी हो रही है आस्ता आस्ता। ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हम इस फिक्स एसेट्स को बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा, मुझे उम्मीद यही है कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि कारोबार में फिक्स एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू में या उसकी रकम में जो आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बेटा, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है। नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, तो बेटा नेचर इसकी यह है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। ठीक है, ये इसकी नेचर है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, कि ये बेटा एक्सपेंस है।
आप तमाम स्टूडेंट को एक्सपेंस की डेफिनेशन का पता है कि एक्सपेंसेस आप इसलिए करते हैं कि आपने बिजनेस में से इनकम जनरेट करनी होती है। तो बेटा ये डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस है। दूसरी बात हमने कर ली। तीसरी बात मैंने आपको बताई, स्टार्ट में बोली थी कि हम ये भी पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पे आती है। बेटा जी अगर हम बात करें एसेट्स की, तो यहाँ पे मैं एसेट्स का पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा। अगर आपने एसेट्स का पूरा ग्राफ देखना है तो इसी चैनल के ऊपर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से एक लेक्चर होगा, उसके अंदर मैंने एसेट्स का कंप्लीट ग्राफ समझाया हुआ है। हम यहाँ पे बेटा देखते हैं एसेट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक करंट और फिक्स्ड। हम इसमें लिखते हैं जी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। हमने सिर्फ इसमें बात करनी है फिक्स एसेट्स की, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बेटा हमने ये भी पढ़ा था कि फिक्स एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं और एक इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। बेटा जो टेंजिबल एसेट्स है ना, ये वाले जो एसेट है, ये टेंजिबल एसेट्स, इनको हम कहते हैं, इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। और ये जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? गुडविल, कॉपीराइट, लोगो, etc। ये टेंजिबल और ये इनटेंजिबल। बेटा जो डेप्रिसिएशन है वो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर आती है। डेप्रिसिएशन किन के ऊपर आती है? टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। और जो इनटेंजिबल एसेट्स है इनके ऊपर आती है अमोर्टाइजेशन। फिक्स एसेट्स को बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे। कौन से फिक्स एसेट? टेंजिबल फिक्स एसेट, ये वाले टेंजिबल फिक्स एसेट्स को बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे और इनकी वैल्यू में जो कमी होगी उसे हम कहते हैं ये क्या है? डेप्रिसिएशन। और गुडविल सॉरी इनटेंजिबल एसेट्स, इनकी जब वैल्यू में कमी आती है इनको हम कहते हैं ये अमोर्टाइजेशन है। देखें बेटा, बिल्डिंग को बिजनेस में इस्तेमाल किया, प्लांट को इस्तेमाल किया, मशीनरी को इस्तेमाल किया, फर्नीचर को इस्तेमाल किया, इनको आप इनमें से किसी, हम एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं। मशीनरी को बिजनेस में इस्तेमाल किया तो बेटा आस्ता आस्ता उसकी वैल्यू कम होती जानी है, ज़्यादा नहीं होनी। तो जितनी उसकी वैल्यू कम होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन कहलाएगी। अब बेटा हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बेटा जी वैसे तो 7 से 8 मेथड है, मगर हम सिर्फ यहाँ पे 2 मेथड डिस्कस करेंगे, क्योंकि आईकम पार्ट 2 के लेवल पे भी 2 मेथड आते हैं और मोस्टली बीकम पार्ट 1 के लेवल पे भी यही 2 मेथड आते हैं। पहला मेथड क्या है? पहले मेथड के 3 नाम हैं। नंबर 1 फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा इसका दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। और तीसरा नाम है ओरिजिनल कास्ट मेथड। ये पहला मेथड है। पहले मेथड के 3 नाम है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बेटा इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा जिसका तीसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बेटा इसका चौथा नाम है बुक वैल्यू
मेथड। ये इसके चार नाम है। पहला मेथड उसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कास्ट मेथड। दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और बुक वैल्यू मेथड। ये दो मेथड हमने डिस्कस करने हैं क्योंकि ये दो मेथड ही आपके लेवल पे आने हैं। बेटा हम बात करते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की। ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये कहता है कि आपने जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है वो हर साल फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर पहले साल 10,000 डेप्रिसिएशन आई है तो दूसरे साल भी 10,000 ही आएगी। ये कहता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल चेंज होगी। अगर पहले साल 10,000 डेप्रिसिएशन आई है, दूसरे साल 9,000 आएगी, तीसरे साल 8,000 आएगी, चौथे साल 7,000 आएगी। यानी कि आस्ता आस्ता जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी। ये दो मेथड कहते हैं। बेटा अब हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्यों लेने लगे हैं? हमने डेप्रिसिएशन को एग्जाम्पल के साथ क्लियर करना है। एग्जाम्पल ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल सी एक एग्जाम्पल लेनी है, कोई लंबा चौड़ा काम बेटा नहीं हमने करना। सिंपल सी एग्जाम्पल क्या है बेटा? हम बात करने लगे हैं मशीनरी की। हम कहते हैं आज जो डेट है वो बेटा 27/8/2022 डेट है। हम कहते हैं हमने एक मशीनरी परचेज की ₹1 लाख में। 27/8/2022 को यानी कि 27 अगस्त 2022 को हमने एक मशीनरी परचेज की 1 लाख रुपए की। हमने इसको 1 ईयर यूज किया। 1 ईयर यूज किया। 1 ईयर यूज किया तो इसका मतलब है 27/8/2023 आ गया एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हम 27/8/2023 को ही इस मशीन की वैल्यू लगाएं कि कितने की मशीन बाकी रह गई है, या इस मशीन को सेल करें, वैल्यू भी लगा सकते हैं या आप सेल की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि इसी मशीनरी को जो हमने मशीनरी खरीदी हुई है इसकी अगर हम वैल्यू लगाते हैं 1 साल बाद तो क्या इसकी वैल्यू 10 लाख रह जाएगी? बेटा कभी भी नहीं रहेगी। इसकी वैल्यू हम एग्जांपल लेते हैं, इसकी वैल्यू 95,000 रह गई है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख की हमने परचेज की, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 95,000 रह गई। डिफरेंस जो है वो 5,000 रुपये का है। इसका मतलब है 1 साल के अंदर ये 5,000 रुपये की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल हो चुकी है। तो बेटा इस 5,000 को हम बोलेंगे ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन मैंने समझाया आपको सारी समझ आ गई होगी। बेटा जी अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारी जो ये हमने पढ़ा है 2 मेथड, ये हमारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी क्वेश्चन का फॉर्मेट बेटा मैंने पहले से बना लिया हुआ है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे जो अकाउंट आपने बनाना है। देखिए जी ये बुक बेटा आपके सामने आ गई। हम बुक से सवाल डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग कास्टिंग ₹9 लाख। एक फर्म है उसने 9 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की है एंड इट इज़ डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन की वो डेप्रिसिएशन क्या लेगी एट 5% पर एनम, 5% हर साल वो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लेगी ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मेथड उसने खुद ही बता दिया कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत। अब रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है जी प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। हमने 5 सालों के लिए बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है। बेटा जी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। ये जो बातें आपने बड़े ध्यान से बेटा सुननी है। इन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन को करने से पहले आपके माइंड में हो। हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले बेटा जी आप लोग ये देखेंगे कि आपने परचेज क्या किया है।
परचेज ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल आपने क्या खरीदा, लैंड खरीदी है या बिल्डिंग खरीदी है या मशीनरी एक्स्ट्रा क्या खरीदा है। फिर आप देखेंगे डेट ऑफ परचेज कि आपने किस डेट पे इसको परचेज किया है। फिर आपने देखना है नंबर 3 पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या बताया गया है। फिर आपने 4th नंबर पे बेटा देखना है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, के हमें मेथड कौन सा बताया गया है क्वेश्चन करने के लिए। नंबर 5 पे बेटा आपने देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, कितने सालों का हमें अकाउंट बनाने का बोला गया है। ये पहले सवाल में ये 5 चीज़ें यूज़ होंगी। आगे नंबर 6 पे आपने देखना है कि क्या हमने जो एसेट ख़रीदा है उसको 2 साल बाद 3 साल बाद सेल किया कि नहीं किया। सेल प्राइस हमने देखनी है। नंबर 7 डेट ऑफ सेल हमने देखनी है, ठीक है। और नंबर 8 एंडिंग डेट देखनी है हर साल की, कि हर साल कब एंड हो रहा है। ये 6-7-8 पॉइंट है बेटा, ये आपने माइंड में रखने, इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है वो 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए नहीं, हमने क्वेश्चन पढ़ा कि एक कंपनी है, एक फर्म है, उसने बिल्डिंग परचेज की 9 लाख रुपए की। कंपनी ने फैसला किया है कि डेप्रिसिएशन 5% लेनी है। मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट बताया गया है। प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है। चलिए जी, हम अपना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, हमने फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले हमने लिखा जी क्वेश्चन नंबर 1 बिल्डिंग अकाउंट, जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो लिख दिया। मेथड हमने लिखा जी फिक्स इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद पहला कॉलम डेट का, फिर रेफरेंसेस का, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर रेफरेंसेस, फिर अमाउंट। बेटा इस डेट से लेके इस अमाउंट तक जो है वो डेबिट साइड है, और इस डेट से लेके इस अमाउंट तक आपके पास क्रेडिट साइड है। हमने जब भी एसेट को परचेज करना है बेटा, उसको हमने डेबिट साइड पे लिखना है, और जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये था तकरीबन समझ ले रट्टा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। बेटा देखिए, जब हम एसेट परचेज करते हैं, हमने बिल्डिंग परचेज की, हम एंट्री पास करते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए के साथ, और कैश अकाउंट क्रेडिट 9 लाख रुपए के साथ हम ये एंट्री पास कर रहे होते हैं। अगर हम देखें, हम बिल्डिंग का अकाउंट बना रहे हैं, समझ ले लेजर बना रहे हैं, इसका एक अकाउंट है, तो बिल्डिंग अकाउंट बेटा डेबिट हो रहा है किस वजह से, कैश की वजह से। तो हम बिल्डिंग की डेबिट साइड पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट 9 लाख रुपीज़, कि 9 लाख से हमने बिल्डिंग परचेज की। यहाँ पे आपने परचेजिंग डेट लिखनी होती है। मैं परचेजिंग डेट नहीं बताई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट ईयर। ये हमने बिल्डिंग खरीद ली, हमने रिकॉर्ड कर ली। अब बेटा हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन आई है वो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, हम इसको डेबिट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को बिल्डिंग क्रेडिट। अगर हम देखें बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है, डेप्रिसिएशन, तो हम बिल्डिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन की वजह से बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कैसे करनी है, यहाँ भी बेटा हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर। देखिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या है, उसने बोला है आपको कि 9 लाख रुपए की आपने खरीदी हुई है, इसके ऊपर आपने 5% ले लेना है। बेटा देखिए 9 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाई 100, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 45,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन जो आपकी पहले साल की आ गई वो 45,000 रुपीज़ आ गई। ये पहला साल था। अब करना क्या है, जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बेटा आपने देखना कि हमारे पास बैलेंस क्या रहता है। हम इसको ऐसे लाइनिंग कर लेंगे। देखेंगे दोनों जो अमाउंट के कॉलम है बेटा उसको आपने ऐसे लाइनिंग में ले जाना है। देखें जी, अगर आप बेटा देखें तो आपके पास डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यही 9 लाख रुपए आपके पास यहाँ पे आएगा, और यही टोटल आपके पास यहाँ पे आएगा। अब करना क्या है, इस 9 लाख रुपए में से आपने
जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको लेस कर देना है। तो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी 8,55,000। इसको बेटा हम बोलेंगे ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, जिसे हम बैलेंस सीडी का नाम देते हैं, कैरी डाउन का। ये पहले साल था, पहले साल के डेप्रिसिएशन आ गए। अब ये जो बैलेंस है पहले साल का, ये क्लोजिंग बैलेंस है। यही बैलेंस हमने सेकंड ईयर में डेबिट साइड पे जब ट्रांसफर किया तो ये सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन गया। आज के दिन का क्लोजिंग बैलेंस कल के दिन के लिए ओपनिंग होता है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग। तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस बीडी के नाम से। ये कितना है जी, 8,55,000। फिर यहां पे लिखेंगे सेकंड ईयर, फिर हम लेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे, सेम इसी तरह 9 लाख मल्टीप्लाई 5 तकसीम 100, तो ये आ जाएगा 45,000 रुपया। अब क्वेश्चन ये है कि दोबारा 9 लाख पे क्यों लिया, बैलेंस पे क्यों नहीं ली। बेटा जो हमारा मेथड है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये कहता है कि जिस वैल्यू पे आपने एसेट खरीदा होता है, जिस वैल्यू पे एसेट खरीदा होता है, हर साल उसी वैल्यू पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, उसको चेंज नहीं करना। तो इसलिए हमने हर साल इस 9 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लेनी है, बैलेंस के ऊपर नहीं लेनी। ये था बेटा सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का भी हम अपने पास बैलेंस निकाल लेते हैं कि हमारे पास बाकी बैलेंस क्या बचता है। ये देखिए, ये चैप्टर बेटा सबसे आसान चैप्टर है अकाउंटिंग का। देखिए ये 8,55,000 बेटा यहाँ पे भी आ जाएगा 8,55,000। बाकी हमारे पास एक बैलेंस रह जाएगा जिसको बैलेंस शीट कहते हैं। 8,55,000 में से हमने 45,000 निकाल दिया तो आ जाएगा 8,10,000। ये दूसरा साल था। अब थर्ड ईयर में इसी बैलेंस को हमने लिखना है यहाँ पे थर्ड ईयर। ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से, ये ओपनिंग बैलेंस होगा 8,10,000। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जी थर्ड ईयर, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, फिर उसी तरीके से 9 लाख क्योंकि इस वैल्यू पे खरीदा हुआ है, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाय 100, तो ये आ जाएगा 45,000 रुपीज़। हम फिर थर्ड ईयर का बेटा हम अपने पास बैलेंस निकालने लगे हैं तीसरे साल का, कि हमारे पास बैलेंस बाकी क्या बच गया है। देखेंगे ये हमने लाइनें लगा ली टोटल के लिए, कि टोटल हमेशा आपके पास डेबिट साइड के ज़्यादा आएगा, वही आपने लिखना है 8,10,000 टोटल है, यहाँ भी आ जाएगा, और 8,10,000 ही यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 8,10,000 में से हमने 45,000 माइनस करना है, तो आ जाएगा 7,65,000। ये तीसरे साल का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस सीडी। यही बैलेंस फोर्थ ईयर में बेटा ओपनिंग में चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे बैलेंस बीडी। यह है 7,65,000, यहाँ पे भी आ जाएगा फोर्थ ईयर। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई 9 लाख मल्टीप्लाई 5/100। तो बेटा ये आपके पास देखें 9 लाख को आपने 5 से मल्टीप्लाई, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो 45,000 ही आएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने फोर्थ ईयर का बैलेंस निकाल लेना है कि हमारे पास चौथे साल का जो बैलेंस है वो बाकी क्या बच रहा है। देखें अभी हम यहाँ पे फोर्थ ईयर का बेटा बैलेंस निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 7,65,000, ये भी 7,65,000। इसमें से बेटा जी हमने माइनस करना है 45,000, तो ये आ जाएगा 7,20,000। 7,20,000 आ गया, ये हमारे पास फोर्थ ईयर का बैलेंस आ गया। इसको हम लिखेंगे बैलेंस सीडी। अब यही बैलेंस हमारे पास फिफ्थ ईयर में चला जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे जी फिफ्थ ईयर बैलेंस बीडी 7,20,000। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जी फिफ्थ ईयर बैलेंस, सॉरी बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। 9 लाख मल्टीप्लाई 5 तकसीम
100, फिर ये 45,000 ही आएगी डेप्रिसिएशन का। आप लोग कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, मैंने आपको मेथड बता दिया कि कैलकुलेट कैसे करना है। देखें जी, अब हम इसका बैलेंस करते हैं। बेटा ये लास्ट स्टेप आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये आ गया 7,20,000, यहाँ पर भी 7,20,000। इस 7,20,000 में से हमने माइनस करना है 45,000। हमारे पास रिमेनिंग आ रहेगा 6,75,000 रुपया। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया है, बैलेंस CD। ये हमारे पास 5वें साल का बैलेंस आ गया। बेटा जब बैलेंस आ जाएगा, जितनी ईयर का उसने मांगा उतनी ईयर का आपने बना लिया। जब बैलेंस आ गया, इस बैलेंस को आपने लाजमी अगले साल में ट्रांसफर करना है। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD 6,75,000। और यहाँ तक बेटा आपका सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट को